So, what do you think? What structures are involved when we talk about transport in plants? The vascular bundles, Mm-hmm. xylem, phloem, Mm. these tissues. Good, good. ठीक है. We have leaf structures Um, as well. ठीक है. लीफ का अलग yes, स्ट्रक्चर the है. leaf वैस्कुलर structures, बंडल्स में the जाइलम basal फ्लोएम का cell, पता है. और basal अब cell and wall, गुड. ठीक. the हम्म. and सो जाइलम का भी हम डिटेल में stomach. पढ़ेंगे. फ्लोएम का भी डिटेल में पढ़ेंगे. एंड व्हाई डू यू थिंक व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चाहे प्लांट्स हों या एनिमल्स हों? दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, दैट व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाय एनी रेफरेंस, ह्यूमंस या प्लांट्स. Like when food is produced in our body, or when even if like if you talk about human body, when nutrients are broken down, then they need to be transported throughout the body. Exactly, good, because they have to be reached somewhere. Same is the case with plant as well. हम तो रेड Yes, मीट फूड they खा रहे need हैं, to हमारा ब्रेक be like डाउन for होगा, वो example तो डायरेक्ट converted न्यूट्रिशन. हाँ. assimilation. गुड. एसिमिलेशन, गुड जॉब. एसिमिलेशन होता है कि अगर प्रोटीन्स बनी है उन्होंने भी तो कहीं जाना है, फैट्स बनी है उन्होंने स्किन के नीचे स्टोर होने, कार्ब्स बने हैं दे हैव टू बी स्टोर्ड इन एनर्जी इन फॉर्म एज वेल. सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, we'll be describing the transport needs of plants. ठीक है. the overall structure, उसकी लेबलिंग वगैरह बहुत आती है. फिर माइक्रोस्कोप के अंडर हमने कैसे ड्रॉ करना है दोज लाइंस, और मैंने वो कुछ ट्रिक्स आपको बतानी भी हैं बाद में. The process of transpiration, factors affecting transpiration, xerophytic plants, how does water movement occur. ठीक है. जाइलम का अलग पढ़ेंगे. फिर फ्लोएम के अंदर मूवमेंट कैसे अकर करी, दैट इज डिफरेंट. फिर स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम एंड द होल पाथवे टेकन एज वेल. ठीक है. उस तरह स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम है, एसिमिलेशन है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट या फिर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का इफेक्ट क्या होता है ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ water, and how do companion cells in the phloem sieve tubes helped in the assimilation and the loading unloading as well. So starting off, the transport needs of the plants. Animals generally get their food by eating it. And one thing before starting this chapter, I'll tell you, ये जो chapter 7 है, बुक में से ही करना है. ठीक है. कोई अलग से नोट्स ना बनाओ. इफ आपकी बुक अच्छे से हो जाती है 7 चैप्टर की, देर इज नो क्वेश्चन इन द पास्ट पेपर दैट यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व. चैप्टर 7 बुक से ही करना है. यू हैव दिस लेटेस्ट बुक विद यू, राइट? और रिवीजन गाइड भी मैंने आपको शेयर की हुई है. ठीक है. रिवीजन गाइड ठीक है, लेकिन हाँ, बुक के आपको अंदर vision है। चैप्टर 7 बहुत अच्छा कवर हो रहा है. इसकी डायग्राम्स एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट पेपर में आती हैं. आपको बस वैस्कुलर बंडल्स की डायग्राम्स कौन सी ड्रॉ करनी है, कौन से वाले बिल्कुल छोटे स्ट्रक्चर छोड़ देने हैं, लेबलिंग कैसे करनी है, और जो Okay. पास पेपर्स के अंदर कैम्ब्रिज के जो डायग्राम्स आती हैं वो एग्जैक्ट बुक वाली ही आती हैं. Animals generally get their food by eating it, but plants have to make their own organic food using photosynthesis, and they can get minerals and water from the soil, और फिर वो photosynthesis करके by the help of sunlight they produce glucose. अब याद रखिए, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस. ट्रांसपोर्ट उसको इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज करेंगे, स्टोर उसको हम इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करेंगे. ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ट्रांसपोर्ट उसको सुक्रोज की फॉर्म में करेंगे, लेकिन स्टोरेज के लिए हमें उसको स्टार्च में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Or humans can, it is stored in the form of glycogen. The main photosynthetic organs are leaves. Leaves require light, so they tend to be found towards the top of the plant, especially in trees. In order to obtain minerals and waters, plants have extensive root systems below the ground, and the plant body therefore tends to spread out above ground to get light and to spread out below ground to get inorganic mineral ions and water. आपके roots के extensive systems हैं. फिर roots के अंदर root hair cells हैं which are also specialized for the very same function as well. Since the materials made by leaves and materials absorbed by the roots are needed by all cells of the plant body, there must be a way of achieving long distance transport as well. फॉर एग्जाम्पल, अगर शुगर्स प्रोड्यूस होनी है लीव्स के अंदर और ग्लूकोज आपके पार्ट्स हर पार्ट ऑफ प्लांट को चाहिए, इज द मेन सोर्स ऑफ लाइक एनर्जी फॉर द प्लांट्स एज वेल. उन्हें रेस्पिरेशन करनी है रात के वक्त, फॉर रेस्पिरेशन, फॉर मेकिंग. कुछ ग्लूकोज उनको सेलुलोज के अंदर कन्वर्ट भी करना है ताकि वो सेल वॉल को भी बार बार रिपेयर करते रहे. एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल आयन एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आयन एज वेल. क्यों मैग्नीशियम चाहिए होता है आपको? कुछ इनऑर्गेनिक आयंस जो कॉमन है मैं उनके बता देता हूँ. एक मैग्नीशियम आपको याद रखना है, इट इज एन इंपॉर्टेंट आयन मेड टू मेक For क्लोरोफिल. making chlorophyll. ठीक है. उसके बाद आपको नाइट्रेट्स का पता होना चाहिए, नाइट्रेट्स आर नीडेड टू मेक अमाइनो एसिड्स. वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, एक क्वेश्चन आया हुआ था. उसके बाद फॉस्फेट्स आपको चाहिए हैं फॉर ग्रोथ एज वेल. ठीक है. आपको सोडियम और पोटेशियम भी चाहिए होते हैं टू रेगुलेट द ऑस्मो रेगुलेशन, टू रेगुलेट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. बट मैग्नीशियम और नाइट्रेट्स
बार बार आएंगे। नाइट्रेट्स टू मेक अमाइनो एसिड्स ताकि वो प्रोटीन्स बना सके, एंड मैग्नीशियम टू मेक क्लोरोफिल। सो व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, जल्दी से बता दें। A monosaccharide is basically like they're simple sugars. They're हम्म simple sugar monomers. Like for example, glucose. हम्म Whereas are disaccharides are when two sugars are joined together by a glycosidic bond via हम्म। condensation reaction. गुड। तो For ग्लूकोज जो बना example, है ये क्या है? glucose is a monosaccharide, वो and कन्वर्ट for होगा जब example, सुक्रोज में, वो क्या है? disaccharide. ठीक है, और सुक्रोज आगे सेलुलोज या स्टार्च बनाएगा, ये दोनों क्या है? These are polysaccharides. गुड। विच आइसोमर ऑफ ग्लूकोज इज यूज टू मेक सेल्यूलोज? Beta गुड glucose, जॉब, गुड जॉब। विच आइसोमर ऑफ ग्लूकोज इज यूज टू मेक स्टार्च? alpha glucose, and same goes for glycogen. Alpha Where in the glucose. plant would the process of making cellulose would be most be needed and why? In the plant cell wall, गुड। नियर द प्लांट it सेल वो prepares गोल्गी cellulose. apparatus वैसे हेल्प करता है इसमें, ठीक है। ओके। एंड दैट इज वाई, ये एक सवाल भी था, दैट इज वाई गोल्जी apparatus इज फाउंड नियर द सेल वॉल, अगर आप कभी नोटिस करो। वैस्कुलर सिस्टम, लाइक यू मेंशन द वैस्कुलर बंडल्स में आपके पास दो मेन आते हैं, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। कैन यू टेल मी द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ दीज? Xylem is a tissue which transports water and mineral ions from the roots to हम्म the um uh, to the to the leaf in order for photosynthesis to occur. And हम्म phloem basically transports sucrose from the leaf to the हम्म। other parts of the plant गुड, for it to be used. good. The fact that substances have to be Mhm. moved around the plant body is why special long distance transport systems have evolved in plants. The substances transported, such as mineral ions and organic compounds dissolved in water to form solutions, are moved through specialized tubes, which are called vascular system. Vascular का मतलब होता है a network of vessels, a bunch of bundle of vessels, and plants contain this vascular system. जैसे हमारे बॉडी में एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट से कनेक्टेड वेसल्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। बट देर आर ऑल्सो अदर वैस्कुलर सिस्टम्स इन एनिमल्स एज वेल, जैसे कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, वो ब्लड फ्लूइड कर रहा है। अब ब्लड फ्लूइड का मतलब ब्लड तो नहीं है, ब्लड के अंदर आपके पास you have red blood cells, you have antibodies, you have hormones, because endocrine system भी आपका blood use करे, you have ions as well, you have a lot of other things dissolved in blood as well। इसी तरह water सिर्फ transport xylem नहीं करेगा, जैसे आपने IGCS में पढ़ा हुआ है। water के अंदर dissolved आपके पास अगर कोई enzymes हैं, soluble substances, inorganic, organic ions, all of them would be a part of anything dissolved in water would be there in xylem, and anything which is left insoluble, आपके पास bulk molecules हैं, आपके पास food molecules हैं, they would all be transported through phloem through loading and unloading as well, the very last unit of this chapter। In plants, the vascular system क्या है? A system of fluid filled tubes, vessels or spaces most commonly used for long transport in living organisms. Examples are the blood vascular system in animals and the vascular system of xylem and phloem in plants। Vascular, a term referring to tubes and vessels। सो इधर दो टिश्यूज हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ जाइलम के सेल्स जिनको हम ट्रैकीड्स कहेंगे। फ्लोएम के टिश्यू जो होते हैं दे आर मेड फ्रॉम सेल्स एज वेल, जिनको हम सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहते हैं। कंपेनियन सेल्स भी आप आगे देखोगे कि दोनों टिश्यू क्यों, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ सेल्स बेसिकली, जो कि एंड टू एंड कनेक्ट हुए हैं और उनके बीच में पोर्स हैं ताकि वो एंड टू एंड कनेक्ट होकर ट्यूब्स ही बना सकें, वो टिश्यू है, बिकॉज टिश्यू इज मेड ऑफ सेल्स providing a specific function। Now both of these contain specialized tubes for transporting fluid जिसको हम सैप कहते हैं। अब जो चीज़ जाइलम में ट्रांसपोर्ट होगी उसको मैं जाइलम सैप कहूँगा। जाइलम सैप में वाटर भी आते हैं, आयंस भी आते हैं। फ्लोएम सैप में क्या क्या आएगा? सुक्रोज भी आएगा, डिजॉल्व कोई भी अनडिजॉल्व सब्सटेंसेस, बल्क मॉलिक्यूल्स जो हैं जो ट्रांसपोर्ट हो रहे, जो चीज़ फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, इट वुड बी नोन एज फ्लोएम सैप। Xylem sap moves in tubes called xylem vessel, and phloem sap moves in sieve tubes. Xylem and phloem are together known as vascular tissue, and xylem carries mainly water and inorganic ion। Xylem can only move in one direction। अब ये वाले आपके पास कुछ पैराग्राफ ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंशिएट बिटवीन xylem एंड phloem 3 मार्क्स का सवाल आता है। तो पहला तो आपको पता है
एक वो ट्रांसपोर्ट करे, एक वो ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। वाटर इनऑर्गेनिक आयंस और दूसरा आपके पास सुक्रोज एंड फूड मॉलिक्यूल्स, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जाइलम इज ओनली वन डायरेक्शन। कहाँ से कहाँ तक? अपवर्ड्स की तरफ जाएगा, ठीक है, ओनली अप टू द प्लांट, डाउन नहीं आता। फ्लोएम बोथ डायरेक्शनल है। गॉट इट? Yes. गुड, क्योंकि वो लीव से कुछ एरियाज में आपके पास स्टेम पे भी जाएगा, रूट से भी जाएगा, कुछ और अदर लीव्स जो डेड हो गए हैं उनके पास भी जाएगा फ्लोएम लेके, ठीक है, तो वो हर दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। तीसरा डिफरेंस आपके पास आता है और वो आगे कहीं बुक में लिखा हुआ है, दैट जाइलम इज मेड अप ऑफ डेड एलिमेंट्स, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, जैसे कि कंपेनियन सेल जो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये आपके पास तीसरा डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा जाइलम के अंदर कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लेकिन फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्योंकि हमें सुक्रोज की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए एनर्जी एटीपी चाहिए होता है, वो हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ट्रांसपोर्ट से लाते हैं। वो बल्कि मैंने आपको Okay. किसी ऊपर चैप्टर में कहीं वो सवाल आया था, मैंने आपको बताया था कि को ट्रांसपोर्ट इसको कहते हैं, वो प्रोटॉन के साथ, वो हमने कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे इसमें। इट कैन ऑल्सो कैरी सब्सटेंसेस फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जरूरी नहीं कि सिर्फ सुक्रोज ने रूट्स में ही जाना है लीफ में बन के, लीफ से किसी और लीफ में भी जा सकते हैं जो लीफ डेड हो गया है, या स्टेम का पार्ट बन जाएगा, या अदर टिश्यू रिपेयर में भी जाएगा, तो फ्लोएम हर जगह भेज सकता है सुक्रोज को। इट कैन ऑल्सो कैरी सब्सटेंसेज जो कि अंडरग्राउंड है, द फ्लूइड इन द फ्लोएम कैन मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस अप और डाउन द प्लांट। इन नाइदर जाइलम नॉर फ्लोएम do fluids move as rapidly as blood does in a mammal, nor is there an obvious pump such as a heart. So, can you tell me what are the three differences between xylem and phloem? Xylem is made up of dead cells, whereas phloem is made up of living cells, such as companion cells. Hmm. Xylem carries water and dissolved mineral ions, Okay. whereas phloem carries sucrose and bulk material. Hmm. Xylem travels in one direction only, Hmm. upwards from roots to Okay. the leaves, whereas phloem can travel in both directions. Xylem has no organelles, whereas phloem can Nice. have organelles, like Hmm. companion cells have mitochondria and other बिल्कुल, organelles. बिल्कुल, exactly. Transport in plants. Every cell in our body needs many different substances to function properly. For example, glucose and oxygen. But the cells cannot obtain the substances directly from outside. Therefore, they rely on the circulatory system to carry these substances from the body part that provides them, like lungs and small intestine, to all the body cells in need. In plants, vital substances like water and minerals are provided by the soil and are absorbed via the root, while the glucose is produced in the leaf during photosynthesis. The vascular tissue allows the substances to move from certain parts of the plant to the others. The two main vascular tissues in plants are the xylem and phloem. If you've ever seen a fallen tree and take a closer look inside, almost all of its radial contents, consisting of heartwood and sapwood, are actually xylem tissues, and the inner part of its bark is the phloem. Xylem. Xylem is responsible for distributing water and minerals taken by the roots. An interesting fact about xylem is that some parts of it do not have protoplasms or cell walls, allowing water and minerals to pass easily. Xylem consists of tracheids or conducting cells, vessels, fiber, and parenchyma. The water in tracheids does not flow continuously. The roots and leaves are connected through a series of tracheid cells with pitted walls. In contrast, the xylem vessels are long, wider hollow tubes continuously stretching from the roots to the leaves. The fiber cells function mainly as supporting structures, and the parenchyma, the only living cells of the xylem, help with the food storage. The xylem cells are strengthened by a substance called lignin. The pattern of lignin will vary depending on the location. It can be a ring pattern, spiral, reticulate, or pitted. Phloem. The phloem transports manufactured foods like sucrose and amino acids from the green parts of the plant, like leaves, to other parts of the plant. The process is called translocation. Phloem consists of sieve tubes, companion cells, fiber, and parenchyma. A sieve tube consists of a single row of elongated, thin-walled cells. Just like the name suggests, it has walls perforated by minute pores, like a sieve. A mature sieve cell has a thin layer of cytoplasm, which conducts manufactured foods from one cell to another. The sieve tube cell has a degenerated protoplasm,
which means that it needs another to carry out its vital processes. This is why a sieve tube cell has a companion cell. The companion cell has everything that the sieve tube doesn't, such as abundant cytoplasm and nucleus. It has an extremely thin but flexible cell wall, so that there's no hassle in keeping the sieve tube cell alive. Just like in the xylem, the fiber cell helps to give structural support, and the parenchyma stores the food and other substances. In phloem, the fiber cells are the only type of cell that is dead. Arrangement of vascular tissue. The vascular tissue has different arrangements in various parts of the plants. In the roots of herbaceous dicot plants, the xylem forms like an X shape in the middle, while phloem fills around the xylem. The xylem and phloem in the stem are clustered into circular shapes. These clusters are located near the edge of the stem, while in leaf, the xylem and phloem are located in the vascular bundle, with the xylem positioned above the phloem. One other difference that you can see कि आपके पास जो xylem है उसमें कोई end walls नहीं है. फ्रीली एक कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर आपके पास, हम आगे पढ़ेंगे इन 7.4 यूनिट, कि एक कंटिन्यूस फ्लो रहता है. बट फ्लोएम के अंदर एंड टू एंड परफोरेटेड वॉल्स हैं. ऐसे नहीं बंद हैं, वॉल्स हैं लेकिन पोर्स होते हैं. गॉट इट? Yes. So moving on to the structure of stems, roots, leaves and the distribution of xylem and phloem. यहाँ पे you have to take care of 3 important diagram. मैं पहले बता रहा हूँ ताकि मैं जब ये 7.3 पढ़ाऊँ इनमें से 3 डायग्राम्स के ऊपर आपने फोकस करना है. पहली डायग्राम है द मिड रिब ऑफ द लीफ. मिड रिब ऑफ द लीफ क्या होती है? हम उसके अंदर पढ़ेंगे क्यूटिकल. एक लेयर हम पढ़ेंगे पैलिसेड मेसोफिल की, एक लेयर हम पढ़ेंगे स्पॉन्जी मेसोफिल की, और फिर अपर लोअर एपिडर्मिस. गॉट इट? ये पहली लेयर होगी. इसको हम क्या कहते हैं? द मिड रिब ऑफ द लीफ. इसकी डायग्राम आएगी. दूसरा हम पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम इन रूट. रूट के अंदर अगर आप क्रॉस सेक्शन लोगे तो जाइलम इस तरह से होगा, एक्स की शक्ल, और फ्लोएम आपके पास ये 4 कोनों पे होंगी. दिस इज व्हाट द वैस्कुलर बंडल इन रूट. गॉट इट? Yes. तीसरी डायग्राम जो आपने याद रखनी है वो है वैस्कुलर बंडल इन स्टेम. स्टेम के अंदर आपके पास जाइलम और फ्लोएम ऐसे होते हैं. ठीक है? जो इनर वाला होगा, इन सबको अगर आप दो दो से में डिवाइड कर, जो इनर अंदर वाली साइड पे है, ये वाली साइड पे, उनको हम कहेंगे जाइलम. जो बाहर वाली साइड पे वो क्या है? फ्लोएम. और Yes. जाइलम और फ्लोएम के दरमियान जो पार्टीशन बना रहा हूँ इसको हम कहते हैं कैम्बियम. गॉट इट? ये कौन सी Okay. डायग्राम है? वैस्कुलर बंडल इन स्टेम का क्रॉस Yes. सेक्शन. ये 3 अभी हम आगे पढ़ेंगे. यही 3 आपके पास माइक्रोस्कोप में आएंगी, और कितनी डिटेल दिखानी होती है आई विल टेल यू दैट एज वेल. Stem, roots, and leaves are the main organs involved in transport in plants. The structure of the stems, roots, and leaves is most easily studied using a prepared slides of photomicrographs. Transverse sections हम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप टमाटर काटोगे, ट्रांसवर्स काटते हैं. ठीक है? ट्रांसवर्स काटोगे तो यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग कि बीज कहाँ पे है. आप बीच में देखोगे कि ठीक है ये वाला आपका सीड वाला हिस्सा था, एम्ब्रियो वाला था. एंड ड्राइंग लो पावर प्लान्स एंड हाई पावर डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स कैन बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप. और उसको ड्रॉ कैसे करने, विल लुक एट दैट एज वेल. बिफोर दैट, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स? साइंस में पढ़ा था ये, आईजी में. Have 2 seeds and monocotyledons have 1 seed. गुड. इनके कुछ लीव्स में भी फर्क था. एनी आइडिया? Um, monocotyledons were had लॉन्ग leaves. एंड नैरो. Uh, yes, yes, one was parallel and one was हाँ गुड. वो वेन्स um पैरेलल. ठीक है, अच्छा आपको वाला पॉइंट भी याद है. less पैरेलल parallel. वेन्स थी एक में और एक में पैरेलल वेन्स नहीं थी. प्लस Yes, जो डाइकोटिलेडन that's उनके सिर्फ वाइट ब्लेड्स होते हैं. ठीक है, गुड है. मोनोकोटिलेडन्स आपके सिलेबस में नहीं है, हमने मोनोकोटिलेडन स्टडी ही नहीं करने हैं. So xylem is a okay. tissue containing tubes called vessel and other types of cell responsible for the transport of water and mineral salts through the plant and for support. Phloem is a tissue containing tubes called sieve tubes and other types of cell responsible for the transport through the plant of organic solutes such as sucrose. Vascular tissue is a tissue in plants consisting mainly of xylem and phloem but also containing sclerenchyma and parenchyma cells. We'll study this later. डाइकोटिलेडन्स में जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हम क्लासिफाई करते हैं 2 में, मोनो और डाई में. डाई वो वाले हैं जिनमें 2 कोटिलेडन्स होंगे सीड के.
और थोड़े एडल्ट टाइप होते हैं, इनके ब्रॉड लॉन्ग नैरो लीव्स होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एवर यू ड्राइंग दिस डायग्राम्स, पेंसिल शार्प होनी चाहिए। दिस इज ऑल फॉर P3 जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओनली P3। जब आप माइक्रोस्कोप वगैरह में एक इमेज व्यू करोगे, आपके CI के एग्जाम देने जाओगे, लाइन लगी होगी माइक्रोस्कोप की, वॉट एवर योर काउंटर इज, याद रखो आप सबकी डायग्राम्स अलग होंगी, ताकि चीटिंग के चांस भी रहे। साथ वाला की नहीं देख सकते क्योंकि उसकी माइक्रोस्कोप में भी बेशक मिड रिब हो, उसकी मिड रिब थोड़ी फर्क भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि आपकी जो मिड रिब है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी हो, साथ वाले की ऐसी होगी, लेकिन आपकी जो मिड रिब हो क्या पता इस तरह से हो। यू गेटिंग इट? तो बहुत दफा होता है Yes. स्टूडेंट्स कहते हैं यार मैं अपनी क्यों देखूं, जो हमें पता है कि एक जैसा है, तो हल्की से राइट पे नजर मार लेते, क्योंकि चीट करना बड़ा इजी होता है। आपने एक ही डिटेल तो नहीं दिखानी, आपने एक ये लेयर दिखानी होती है, एक आपने ऐसे करके ये लेयर दिखानी होती है, और बस लेबल करना होता है कि ये वो है, मैंने अंदर कौन से सेल्स बनाने। बट स्टूडेंट्स डोंट नो कि आप सबके माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स फर्क होती हैं। ऑलवेज यूज अ शार्प पेंसिल। कंटिन्यूस लाइंस होनी चाहिए। अगर आप एक मिड बना रहे हो, अभी आपने देखे मैंने कंटिन्यूस बनाई, ये नहीं कि मैंने ऐसे आगे छोड़ी, दूसरी में ऐसे करके कंटिन्यू करूँ, तीसरी ऐसे करके, ये नहीं, एक ही गो में जाओ। इरेज कर लो, हल्का सा बनाओ, लेकिन एक ही गो में, इस तरह करके बहुत स्मूथ होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे हाथ भी कांप रहा हो, वो वैसे भी कांपता है बच्चों का, हाथ ना कांपे, ऐसी लाइन हो जाएगी, ठीक है। या फिर कट ना हो रही हो, आधी छोड़ दी, पेंसिल के एकदम निप टूट गई, तो यहाँ से आपने शुरू कर दी, दिस इज क्रॉसिंग लाइंस, ठीक है। डोंट शेड, बिल्कुल शेड नहीं करने, सिर्फ प्रोपोर्शंस दिखाने हैं। अब इस डायग्राम में सिंपली प्रोपोर्शन नजर आ रहे हैं ना, ये अपर एपिडर्मिस है, ये पहली साइड है, मेसोफिल है, खत्म। क्या दिखाना है और, ठीक है, क्यूटिकल की लाइन तो नहीं, जब तक वो ना बोले नहीं दिखानी हमने, ठीक है। और प्लस आपका जो पेज का एरिया होता है, वो तो हम जब P3 की क्लासेस रखेंगे, आई टेल यू कि पेज का आपको एटलीस्ट 75% ऑफ द एरिया यूज़ करना होता है। ये नहीं चुन्नी सी छोटी सी बना के आ जाओ। पेज में आपको जितनी जगह दी है, लेट्स से अगर इतनी स्पेस आपको दी है इक्वेशन के नीचे, एटलीस्ट आप 75% कितना होगा, इतना तो ऑक्यूपाई करके आओ कि इसमें आपके पास एक मिड रिप पूरी आ जाए। गॉट इट? Yes. गुड है। इसके अलावा मिड पीस गेटिक्यूल स्केल लाइन क्या है, अब देखो, ये वाली प्लान गलत है। असल में क्या ड्रॉ करना था, ये क्या फर्क है दोनों डायग्राम्स में? The second one is clear. It's drawn with a हम्म। sharp pencil, and there is no shading in the second one. The एग्जैक्टली। lines are like clear. जी, क्योंकि ना मैंने कहा था कि सेल्स दिखाने हैं, ना कुछ है, आपने सिंपल सेक्शंस बता दी, क्या मुश्किल है, मुझे पता लग रहा है ये जाइलम है, ये केमियम है, ये फ्लोएम है, खत्म, ये सिंपल क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इनको हम कहते हैं लो पावर प्लान डायग्राम्स, दैट यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेजर टिश्यूज, नॉट द सेल्स। फ्लोएम की अगर बात करें, वो यूजुअली आपके पास ग्रीन स्टेन होती है, उसके छोटे छोटे सेल नजर आएंगे P3 के अंदर। और वैस्कुलर बंडल्स को खास स्टेन क्यों किया जाता है वैसे? जाइलम जो होगा, जाइलम बहुत जल्दी स्टेन हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपका जो स्टेन है वो लिक्विड है, और लिक्विड कौन इनटेक करता है? जाइलम। तो माइक्रोस्कोप के अंदर डार्कर रीजन मोस्टली जाइलम होता है। आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम मोस्टली जाइलम होता है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंक आपके पास कौन सी एग्जामिनर यूज कर रहा है। बट इसको स्टेन करना जरूरी होता है ताकि यू कैन इजीली सी द डिफरेंस कि यार वेस्कुलर बंडल्स में और इर्द गिर्द के जो कॉर्टेक्स सेल्स हैं उनमें क्या फर्क है। कॉलन कॉलन कायमा, पैरन कायमा सेल्स, ये टिश्यू के सेल्स होते हैं। जैसे ये स्टूडेंट ने यहाँ पे बनाया है, मुझे पता है कि कॉर्टेक्स सेल्स हर जगह होते हैं, जहां पे कोई चीज नजर नहीं आ रही ना, ये सारे कॉर्टेक्स सेल्स हैं, इतने 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 से, गेटिंग इट? ये नहीं शो करने होते क्योंकि वी डोंट हैव देम, दे आर नॉट टिश्यूज, दे आर जस्ट अ बंच ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्मिंग। आप एपिडर्मिस शो करो, ठीक है, कहीं पे लिग्निन आ जाती है, जाइलम की डायग्राम आप लिग्निन शो करो, ठीक है, दैट इज अ थिक वॉल एज वेल। और सो पेरेन्काइमा और कोलिनकाइमा क्या है बेसिकली? पेरेन्काइमा इज जस्ट अ बेसिक प्लांट टिश्यू, सिंपल जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, जिनका कोई फंक्शन नहीं है, वो बस हैं, जिन्होंने बाकी जगह को फिल करना है, उनको हम पेरेन्काइमा कहते हैं। और कॉलन कायमा थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पेरेन कायमा है, जो कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेलुलोज के साथ होते हैं, ज्यादातर एजेस पे होंगे, दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट। पेरेन कायमा पैक कर रहा है, पैकिंग का मतलब कि आपने बस एक डब्बा में बस जगह भरनी थी, वो पेरेन कायमा ने की है। लेकिन अगर आपने अच्छी टफ जगह भरनी है ना, कि सिर्फ भरनी नहीं है, मैं चाहता हूँ सर टफ भी हो, एक्स्ट्रा सपोर्ट भी, वो कॉलन कायमा होते हैं, थोड़े से ज्यादा थिक सेल वॉल्स वाले पेरेन कायमा सेल्स को हम कॉलन कायमा कहते हैं। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज एपिडर्मिस? Epidermis is the outermost layer या of the leaf. ठीक है, तो फिर एंडोडर्मिस क्या है? It's like जो इन टिश्यूज को endodermis कवर is कर रहा है, ये वाली inside चीज, the leaf. ये वाली, ये वाली, जो जो बस एक बाउंड्री बना रहे हैं ना, चीजों को अलग रख रहे हैं, उनको हम एंडोडर्मिस कहते हैं।
गॉट इट? Okay. एपिडर्मिस तो बिल्कुल लीफ के टॉप और लीफ के बॉटम, अपर और लोअर एपिडर्मिस, लेकिन जो अंदर है, जिन्हें टिश्यूज को सेपरेट करके रखा हुआ है, उसको हम एंडोडर्मिस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास मिड रिब दिखाइए, ये अपर, ये लोअर, अभी जो बीच में है, ये जिसने सेपरेट किया हुआ, ये क्या है? एंडोडर्मिस है, डर्मिस है लेकिन अंदर वाली साइड पे। ये क्या है? एक और एंडोडर्मिस। गॉट इट? Okay. ये सारे मैं आपको P3 के पढ़ाऊंगा ना, तो मेरे पास एक पूरी बुक पड़ी है नोट्स की, उसमें सारे अभी तक जितने आ चुके हैं उन सब की ड्राइंग्स हैं। ठीक है, स्क्लेरन कायमा आपके पास इनका एक मैकेनिकल फंक्शन होता है, दे आर ऑल्सो द सेम एज कॉलन कायमा। ठीक है, दे आर अ बिट स्मॉलर। स्क्लेरन कायमा एक स्केल टाइप, ठीक है, ये जो होंगे बिल्कुल, दीज आर स्क्लेरन कायमा वाले सेल जो थोड़े से स्मॉल होंगे, अदरवाइज दे हैव द सेम फंक्शन एज वेल, नो नीड टू रिमेंबर। नाउ कैन यू सी हाउ इज द लो पावर डायग्राम ड्रॉन? Yes. ठीक है, आपके पास मेन है, सही है। केम्बियम भी इन्होंने वैसे एक्स्ट्रा दिखाई है दो। ठीक है, केम्बियम आपने वैसे जब आप बनाओगे ना, तो यू जस्ट हैव टू, लाइक बिल्कुल ऐसा गोला तो नहीं बनेगा माइक्रोस्कोप के नीचे, चलो ऐसी कोई शेप है आपने बना दी, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दिस लाइक दिस, इस तरह करके आपने वहां पेपर के अंदर शो कर देना है। देन दिस इज अनदर लो पावर डायग्राम। अब देखो आप ना, वो पैरेन्काइमा वाले, कोलिनकाइमा वाले, स्क्लेरेनकाइमा, वो वाले सेल शो ही नहीं करने। इन तीनों को हम कहते हैं कॉर्टेक्स सेल्स हैं, उनको शो ही नहीं करना। आपने मेसोफिल सेल्स, आपने एयर स्पेसेस दिखानी थी, दिखा दी। इज इट क्लियर? प्लस ये रूट का है ना, हाँ ये रूट का है। अब आपने रूट में थोड़ा सा नजर आ रहा है किया, ये देखो ये एक एक्स शेप बन रही है, कैन यू सी दिस एक्स शेप, रेड वाले सेल्स की? हमने उसको कैसे दिखा दिए? ये वाली। गॉट इट? Okay. ठीक है, दिस इज हाउ दीज लो पावर प्लान्स आर यूज्ड। इस चैप्टर को बुक के अलावा कहीं और से नहीं करना है आप। ये है मिड, दिस इज नोन एज द मिड। कैन यू टेल मी व्हाट labels can you see in this midriff? Describe me all of them, पढ़ के बेशक बताओ। Okay, there's the upper epidermis, हम्म। which is this thin transparent layer हम्म। covered on top of it, and it's like waterproof, which हम्म। reduces the loss of water and prevents transpiration. Then there's this lower epidermis, which is the lower region of the leaf. Then the spongy mesophyll cells, they have like these are spongy mesophyll cells, and the palisade mesophyll cells are part of the mesophyll cells, and palisade mesophyll cells are like they contain many chloroplasts which are used for photosynthesis, whereas spongy mesophyll cells, they are used in gas exchange because they have many air spaces in between. Then there's this phloem, then the vascular bundles, the phloem and the xylem. Xylem is above the phloem and phloem is below it. आ, नहीं नहीं, Um, ऐसा नहीं है, मतलब दे आर बोथ प्रेजेंट ओवर देयर, इसमें अबव बिलो नहीं है। अबव बिलो होगा जब आप किसी एक पार्ट का या रूट का या स्टेम का क्रॉस सेक्शन काटोगे ना, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे। इनर साइड वाला जाइलम होता है, आउटर वाला फ्लोएम होता है, बिलो अबव नहीं होता। ठीक है, ये सारे मिक्स है, ये बिल्कुल एक बंच ऑफ वेसल्स बना हुआ है। ठीक है, यू डोंट नो दैट विच ऑफ दीज आर फ्लोएम, विच ऑफ दीज आर जाइलम अंटिल यू टेक अ क्रॉस सेक्शन, तो आप इसको रैंडम लेबल करोगे। क्लियर? okay, so like we don't have to distinguish between them in the diagram, that whether it's नहीं, phloem or xylem. मिड वाली डायग्राम में नहीं डिस्टिंग्विश करना है, स्टेम और रूट के क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइनें बस नजर आनी चाहिए कि ये जो वेस्कुलर बंडल है ना, ये है आपके पास वेस्कुलर बंडल, बस दोनों लाइनें जाइलम और फ्लोएम की यहाँ से निकलती हुई नजर आए। क्योंकि नो वन कैन टेल कि इनमें से जाइलम कौन सी है, फ्लोएम कौन सी, क्योंकि आप खुद सोचो, 3D सोचो, आपने क्रॉस सेक्शन ऐसे काटना है, उसमें फिर आप इनर और आउटर देखोगे, ऊपर नीचे नहीं देखोगे। क्लियर? यहाँ आपने बस बताना है दैट Okay. वैस्कुलर बंडल वाले एरिया में आपकी दोनों लाइनें मीट हो रही हैं या नहीं। गॉट इट? लुक एट दिस। Yes. Can you please tell me the function and like a bit about colon Collenchyma is found near the edges of the spongy mesophyll cells and नहीं सॉरी, इट्स फाउंड नियर द एजेस ऑफ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। एक आपके पास ये हैं, ये वाले कौन से हैं? पैरेन्काइमा, बस जगह भरी हुई है। ठीक है, इन्होंने जो अपर एपिडर्मिस के करीब करीब है ना, ये है कॉलन कायमा। कॉलन कायमा भी जगह भरने के लिए ही है बस, लेकिन वो थोड़े से एक्स्ट्रा स्ट्रांग है देन पैरेंट कायमा, इसलिए वो ज्यादातर कहाँ पाए जा रहे हैं? नियर दी अपर एपिडर्मिस। गॉट इट? gamma? हाँ, और स्क्लेरन कायमा नहीं दिखाते कहीं, नहीं कोई नहीं पूछता। ठीक है।
यू कैन सी पैरेन्काइमा ये वाले थोड़े से साइज में बड़े, कॉलोनकाइमा थोड़े थोड़े एपिडर्मिस के करीब करीब होंगे। ये देखो, ये अपर एपिडर्मिस के करीब, ये भी पैरेन्काइमा जैसे हैं बट विद एक्स्ट्रा सेल्यूलोज। गॉट इट? So colon-chyma are going to be a bit like they're going to be a bit strong and they're going to be more visible and near the upper and lower हाँ, epidermis, वो right? जब एक साथ होंगे तो ज्यादा विजिबल हो जाते हैं बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा सेल्यूलोज। ठीक है, वो जरा अपर और लोअर Um, एपिडर्मिस के करीब करीब होते हैं, लेकिन बाकी जो सेंटर में ये सारे आप देख रहे हो ना, ये वाले ये सारे क्या हैं? पैरेन्काइमा। ठीक है। okay, so like in the internal part, हाँ, जो बस far away फिल from कर the रहे हैं upper बची and lower बची हुई epidermis. जगह सारी, वो सारे पैरेन्काइमा है। बट थोड़े से जो यहाँ पे हमें चाहिए हैं और थोड़े से हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, दे आर द कॉलनकाइमा सेल्स। यू कैन Colon-chyma. सी In order to कॉलनकाइमा strengthen यहाँ the यहाँ चाहिए, midsection. अपर एपिडर्मिस के करीब, थोड़ा सा यहाँ यहाँ भी चाहिए हमें, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस के करीब। बाकी ये जो जगह भरी हुई है ना, ये पैरेन्काइमा से भर देते हैं। ठीक है, फिर आपको पता है ये एरिया Okay. वेस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम है आपके पास। दिस इज द सेम डायग्राम जो मैंने आपको किसकी दिखाई थी। ये कौन सा है, रूट है या स्टेम है? This is stem. गुड जॉब। रूट क्या होता है? रूट ऐसा होगा, बीच में एक्स होगा, ठीक है, और ये चार तरफ क्या होगा? फ्लोएम। क्लियर? Yes. ये आपके पास टिश्यूज है, ये आपको दिखाए हैं पैरेन्काइमा सेल्स कैसे सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर दी अदर हाई पावर डायग्राम्स एज वेल, लेट मी शो यू देम। पहले थोड़ा सा लीफ का स्ट्रक्चर भी हमने देख लेते हैं। किधर है? अ, हम्म, वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। This image here is a cross-section of a leaf, as though you sliced it from top to bottom and are looking inside. Before we explore these structures though, it's worth considering its function. Leaves are the site of photosynthesis, which we'll cover in another video, but basically it requires lots of carbon dioxide and water in order to make sugars. The water comes from the soil and is transported to the leaves via the roots and xylem, as we'll see in the next video. But the carbon dioxide diffuses directly into the leaf from the outside air, through lots of little holes called stomata. In fact, each of the leaves will have thousands of these stomata, and they're scattered through the lower epidermis, which is a layer of epidermal tissue. Once the carbon dioxide has diffused through these little holes, it moves up the leaf and enters the spongy mesophyll tissue, which has lots of air gaps between the cells, so that the gas can easily diffuse through to the next layer, which we call the palisade mesophyll layer. This is where most of the photosynthesis happens, and so the palisade cells are packed full of chloroplasts. Above this, we have the upper epidermis, which is another layer of epidermal tissue. These cells are almost transparent though, as the sunlight needs to be able to pass through them to get to the chloroplasts in the palisade cells beneath. And once photosynthesis has finally produced the sugar molecules, they're carried to the rest of the plant by these green tubes here, which we call the phloem. Now, the main problem that leaves face is water loss. The xylem, which runs next to the phloem here, continually brings water up from the roots for the palisade cells to use in photosynthesis. But that water can be lost from both the top and bottom of the leaf. To reduce this water loss, the leaf has a waxy cuticle on top, which is basically a thin, waterproof layer of lipids that the water can't get through. When it comes to the bottom of the leaf, the main problem is the stomata, as the water will diffuse out of any gaps really easily. The leaves need these holes though, so they can get the carbon dioxide that they need. As a compromise, the leaves keep their stomata open for as short a time as possible, so that they can maximize carbon dioxide absorption, but minimize water loss. In order to achieve this delicate balance, each stoma, which is what we call a single stomata, is formed from the gap between two guard cells. When the plant has lots of water, so it doesn't need to worry so much about conserving it, the guard cells will be well hydrated, which we call turgid, and this makes the gap between them larger, allowing more carbon dioxide to diffuse through. On the other hand, when the plant is short of water, the guard cells will lose water due to osmosis,
and they'll become flaccid. This in effect closes the stomata, meaning that the plant no longer takes in carbon dioxide, but more importantly, it will conserve its water vapor. Another adaptation is that the guard cells are sensitive to light, so they close at nighttime when photosynthesis isn't taking place, and they don't need carbon dioxide. And the reason that most of the stomata are on the underside of the leaves, rather than the top, is that the lower surface is more shaded, which makes it cooler, and so it means that less water will evaporate. One last tissue we need to mention is meristem tissue, which is basically the plant form of stem cells. They're found at the growing tips of the roots and shoots, and can differentiate into loads of different cell types, so that the plant can grow. We've actually already taken a look at meristems in our video on stem cells if you want to check it out. We'll also put down the link to our active transport video, which covers the structure and function of root hair cells. And that's everything for this video. If you enjoyed it, then please do give us a like, and we'll see you next time.